हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग जी। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 25th, लर्निंग बाय डूइंग, क्लास 11th, चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स का, टीआर जैन का बेटा। लर्निंग बाय डूइंग के ये 25th, 6th, 7th, 8th। उसके बाद बेटा फिर मतलब कि स्टैंडर्ड एविएशन के क्वेश्चंस है, उसके बाद कंबाइंड स्टैंडर्ड एविएशन के वेरिएंसेस के वो वाले स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि कुछ दिए हुए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस भी। पहले अभी हम 28th तक करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है जी। और ये बेटा यहाँ पर थोड़ा सा एक बारी एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे? जो यहाँ पर 4 के 4 क्वेश्चंस गिवन है। देखो फर्स्ट वाले में कुछ क्लियर कट गिवन नहीं है कि किस मेथड से निकालना है, तो मैंने इसको अज्यूम्ड मीन मेथड लेकर फाइंड आउट कर दिया, फर्स्ट वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले में स्टेप डेविएशन गिवन है, यानी कि 26 में, 27 में भी इन्होंने स्टेप डेविएशन कह रखा है, 28th में भी शॉर्टकट मेथड कह रखा है। जब ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ होता है क्वेश्चन में, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, वही मेथड जो कह रखा होता है वही लेकर हम क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, और हमारा क्वेश्चन हमारी फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली टैली करेगा ही करेगा। पर जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जो 25th है बेटा, यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं कर रखा। और आप बेसिकली देखिए हमारे पास कितने मेथड्स अवेलेबल है स्टैंडर्ड एविएशन के फाइंड आउट करने के। हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल है स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करने के कॉन्टिन्यूस सीरीज के। एक्चुअल मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप्ड एविएशन मेथड। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। पर हल्का सा मेरा आंसर नहीं मिल रहा, टैली नहीं कर रहा। अगर आप एक्चुअल से करके देखना चाहो आप करके देख लेना, बट मेरा थोड़ा सा, मेरा यहाँ पर 7.80 आ रहा है बेटा, मेरा 7.99 आ रहा है, ठीक है आंसर। तो बट इतना को कोई डिफर नहीं करता अगर हल्का सा ऐसे ना भी मिले ना, क्योंकि बेटा देखो अब बुक वालों ने जो आंसर लिखा है, क्या पता वो कौन सी एक्चुअल से फाइंड आउट करा है या फिर जो लास्ट वाला मेथड है स्टेप डेविएशन उससे करा, पता नहीं है ना देखो। और मैंने तो बाय चांस लिया अज्यूम्ड मीन मेथड से कर दिया। चलो हम क्वेश्चन देखते हैं। बट फ्रैक्शंस का अगर डिफर करता है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर को गलत नहीं माना जाता, बेसिक बात ये है बेटा, ठीक है। 359 पेज नंबर है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और क्लास इंटरवल का डिफरेंस 5 का है, ठीक है जी। सोल्यूशन, कैलकुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। सम ऑफ द टाइम्स इसे शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। और बेटा कॉलम्स मेंशन करने हो ना, चाहे आप भी कर लेना, तो इससे एकदम ना क्लैरिफिकेशन रहती है और सुंदर सा लगता है कि सेटिंग से फटाफट समझने वाले के लिए भी ईजीनेस रहती है। चलिए अब जी बस कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में साइज एक्स ले लिया, मिड वैल्यूज निकाली। मिड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी कि 5/2, 2.5। नेक्स्ट 5 + 10 अपॉन में 2, यानी कि 15/2, यानी कि 7.5। एक तो बेटा ये मेथड है करने का। एक आपको और शॉर्टकट मेथड बताती हूँ इसका। देखो आपको गैस तो लग ही गया ना, अनुमान तो हो ही गया कि किस पैटर्न से ये हमारा मिड पॉइंट फाइंड आउट आ रहा है। क्या ज़रूरत है इतनी बड़ी लंबी लॉन्ग कैलकुलेशंस को करने की, जब हमें गैस हो चुका है तो बेटा क्या करते जाना तुमने, वेरी वेरी इजी है। 2.5 आया, 5.0 हर बारी ऐड कर देनी है, बस वेरी वेरी इजीएस्ट हो जाएगा। क्यों बोला बेटे, हमने ना जब हम एग्जामिनेशन से, एग्ज़ाम से पहले रफ कॉपीज़ पे या क्लास वर्क करते हैं ना, उसमें अपने अपने क्वेश्चन को इतना इवैल्यूएट करो, एनालिसिस करो कि मेरा हर एक एंगल से टाइम कहाँ से सेव हो सकता है। क्योंकि बेटा तुम्हें सब कुछ आता होता है, एग्ज़ाम्स में बेसिक प्रॉब्लम आती है टाइम की, या फिर जल्दबाजी में आप कर जाते हो कैलकुलेशंस गलत। आता सब कुछ होता है ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को, बस ये जो हम टीचर्स लोग नोटिस करते हैं ना, ये काफ़ी ऑलमोस्ट यही रहता है, तो कई बार फिर उनके मार्क्स काफ़ी डिफर कर जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे लिए तो सारी क्लास ही टॉपर है ना, सारी एक दूसरे से आगे निकलने चाहिए। तो बेटा देखिए, ठीक है, यहाँ पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड होगा। मैंने यहाँ क्यों बताया बेटा, अब जैसे 30 + 35 है, 65/2, फिर आप उसकी मिड वैल्यू डिवाइडेशन करने बैठोगे ना, ऐसी 35 इसकी करने बैठोगे, क्या जरूरत है, यहाँ से पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड कर लो, 5.0 5.0 ऐड करते जाना, और बाय चांसली रैंडमली यहाँ से पिक करो और फिर से चेक करो कि सच में ठीक निकल आया। पर
करना किस केस में है ये भी ध्यान रखना बेटे, कॉमन फैक्टर कॉमन आना होना चाहिए, यानी कि सभी क्लास इंटरवल्स में जो मेन 5 का डिफरेंस है ना, सभी में 5 का ही होना चाहिए, तब चलेगा ये मेथड। क्योंकि एक्चुअली मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ बारी बारी ये चीज़ कॉमन फैक्टर वाली, 25th है ना, 25th 26th 27th क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बेटा काफ़ी अच्छे से पहचान होएगी आज कॉमन फैक्टर की क्या होता है, क्योंकि उसमें कॉमन फैक्टर्स कॉमन नहीं है बेसिकली वहाँ पर, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। तो बस अभी ये ध्यान रखना बेटा। फ्रीक्वेंसी होगी जी, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख देते हैं, N75 और सिग्मा एफ भी, यानी कि सिग्मा एफ या समीशन एफ, मैथमेटिक्स का सिंबल है ना ये। चलिए एज्यूम्ड मीन बेटा यहाँ जरूर लिख देना, देखो एज्यूम्ड मीन से कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंडिकेशन भी लिख देनी है या फिर अपने पेंसिल से लिख देना, ठीक है जी, यहाँ पेंसिल वगैरह से लिख देना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होगी जी सिग्मा N75 सिग्मा एफ। नेक्स्ट बेटा 75, यहाँ ना बहुत खूबसूरती से लिखना, होच पोच नहीं करना, तभी टीचर को भी पता लगेगा ना कि हाँ भी बच्चे ने कहीं इधर उधर से चीटिंग नहीं मारी, उसको कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन है, ये याद रखना। डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड एवरेज कुछ भी नहीं कह रहा, कहता जो मैंने एज्यूम्ड करा है डाटा 17.5 एज्यूम करा ना, ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं बेटा, मिड वैल्यू ले लेते हैं। देखो ओड नंबर में तो मिड वैल्यू लेनी वेरी वेरी इजी है, 1 2 3 4 5 6, ये इवन है, ठीक है। इवन नंबर में ये ले लो या ये, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आंसर का मामूली सा फर्क आता है। हो सकता है मैं 22.5 लेकर करती ना, शायद मेरा बिल्कुल एक्यूरेटली आ जाता आंसर, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी फ्रैक्शन ऑफ से ना ऑलमोस्ट सेम तो आ गया ना आंसर। चलिए तो यहाँ पर बेटा लिखना जरूरी है, ठीक है। कहता कितना फर्क है तुम्हारी डेविएटेड वैल्यू का, यानी कि जो तुम्हारी ओरिजिनल 2 पॉइंट वैल्यू है, जो तुम एज्यूम्ड मान रहे हो, उससे कितना विचलन है, कितनी दूर है, कितना फैलावट है वैल्यूज़ में, ठीक है। -15 की, -10 की, -5 0 +5 +10, ठीक है, +15 +20। अब बेटा सी दैट इज नोन एज कॉमन फैक्टर, याद रखना सी कॉमन फैक्टर होता है। कई जगह हम आई भी बोलते हैं सी की जगह लगाने के लिए, बट बेटे मैं बताऊंगी 25 26 27वें नंबर क्वेश्चन में बताऊंगी कि नहीं लिखना चाहिए आई। आई कुछ रिकॉग्नाइज्ड करवाता है बेटे, तभी आई लिखना चाहिए, नहीं तो सी और आई को इक्वल नहीं मान सकते हम, कह देते हैं, बट सी तभी लिखना चाहिए जब कॉमन फैक्टर होता है। सी का मतलब ही कॉमन फैक्टर है, आई थोड़ा सा कुछ हो, कोई किसी और टर्म को रिकॉग्नाइज करता है। बस यहाँ देखिए बेटा, ठीक है, सी क्या आ गया जी 5, सी हमारा 5 कॉमन फैक्टर ले लिया 5, यानी कि क्लास इंटरवल की कॉमन वैल्यू क्या है 5। डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन सी, इसके अपॉन करते जाओ बस, -3 -2 -1 0 1 2 1 3 4 आ गया। फिर जी एफ, फ्रिक्वेंसी को डी एक्स डैश के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना है। फ्रिक्वेंसी क्या थी 2 2 इंटू -3 -6, 5 इंटू -2 -10, ठीक है जी, -6 -10 -7 0 21 32 24 1 to 12। बेटे एक बात ना मैं सभी क्वेश्चंस में बताना भूल गई, ये वाला काम तुमने सभी ने जरूर करना है, ऐसे करके ना गलती के चांसेस होंगे, ना ही टीचर कहेगी कि हाँ कहीं से नकल मारी है आपने। देखो क्या करोगे, माइनस के, सभी माइनस के, नेगेटिव क्या, तीनों को कंबाइन करके माइनस सिंबल लगा के रख देना है। ऐसी पॉजिटिव क्या 89 बना। अब जी बिल्कुल क्लियर कट पता लग रहा है कि 89 बिगर है और स्मॉलर है, तो पॉजिटिव में 66 आ गया हमारे पास, ठीक है। आपने सभी क्वेश्चंस में बेटा ऐसे क्लैरिफिकेशन से करना है, और याद रखना बेटे जो तुम ये स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो ना, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला सब्जेक्ट है। हम लोग बीएड एमएड एमए वगैरह एमकॉम करते हैं, सभी में ये सब्जेक्ट काम आने वाला बेटा, सभी क्लासेस में। अब नहीं पढ़ोगे फिर करना पड़ेगा बीएड एमएड में एमकॉम में, ठीक है जी, कहीं ना कहीं फिर पढ़ना पड़ता है। इस करके बेस तुम्हारा +1 से बनता है अगर बहुत अच्छे से कर लेते हो। अगर पीएचडी करते हो किसी सब्जेक्ट की, उसमें भी ये सारे टी टेस्ट एफ टेस्ट एनोवा टेस्ट, फिर बेटा बेसिक से स्टैटिस्टिक्स फिर उठानी पड़ती है जब पीएचडी करते हो। किसी भी सब्जेक्ट में करो, चाहे पीएचडी किसी भी, चाहे इंग्लिश में करो, कॉमर्स में करो, अकाउंट्स में करो, एजुकेशन में करो, स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट आपको फिर से उठाना पड़ता है। स्टैटिस्टिक्स यही वाली बुक जो फर्स्ट बुक है। चलिए बेटा ये क्या थी, एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, एफ डी एक्स। यहाँ ना ध्यान रखना बेटे, यहाँ
कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या कर दिया। बेसिकली देखो क्या चीज़ है यहाँ, एफ डी एक्स डैश है ना, एफ डी एक्स डैश एक तो थी हमारे पास, एक अगर मैं दोबारा से इसको गुना कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर, यानी कि डी एक्स डैश डैश -3 -2 है मेरे पास। और 6th नंबर कॉलम में एफ डी एक्स डैश, इसीलिए तो -6 इंटू -3 कर दिया, 18 आ गया, -2 इंटू -10 20 आ गया। ठीक है जी, इसी वे में हम अपना क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेंगे। हमारे पास नीचे क्या आ गया जी, एन हो गया, सिग्मा एफ डी एक्स डैश 66, सिग्मा एफ डी एक्स डैश स्क्वायर 250। थोड़ा सा ध्यान से लगा लेना बेटे, मैंने स्केलिंग बाद में करी ना, वो थोड़ा सा नीचे से गड़बड़ी सी हो गई थी। चलो आप थोड़ा सा ध्यान से करना फिर भी बेटा। ये फॉर्मूला है अपना, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का, जब हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, और सी का तो बता ही दिया कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे ध्यान से लगा लेना। अब सबसे पहले बेटा हम ना इसको डिवाइडेशन में कन्वर्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है जी, डिवाइडेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे बड़े आराम से करेंगे बेटा। स्टेप्स ना चाहे तो हमें 2-3 ज़्यादा लिखने पड़ जाए, बट क्लैरिफिकेशन रखना पूरी की पूरी। देखो पहले हमने 3.33 आया, और बेटर यही है बेटा, जितने ये डेसिमल्स के आते हैं ना, इनको 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेके ख़त्म कर दिया करो। ठीक है, बेसिकली मेरे पास ये क्या आया था, 1 मिनट, मैंने यहाँ निकाला हुआ नहीं, बस ये तो यहीं तक करके नेक्स्ट क्वेश्चन का थोड़ा डिटेल में करा हुआ है। ठीक है जी, देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिख के ख़त्म कर देना बस। और इसको भी 0.88 पहले डेसिमल में फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। अब डबलिंग करनी है नेक्स्ट स्टेप में, इकट्ठे नाम कर देना इसको। अब 88 ये करा हुआ है, 80.88 इंटू 0.88, क्योंकि उसका होल स्क्वायर है, जैसे 3 का होल स्क्वायर 9 आ गया, ऐसे ना 3 इंटू 3, ये नहीं कि 3 को 2 से गुना करनी है, नहीं, सेम अमाउंट के साथ ही मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। और अब ध्यान से आपने सब्ट्रैक्शन कर देनी है। 75 अच्छा ये भी बेटा कैलकुलेशन है, ये जो 0.88 आया था ना, यहाँ देखो, यहाँ कैलकुलेशन कर रखी है मैंने, ये रही। बाय चांस क्या हुआ, वैसे तो मैंने आपको बोला कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिया करो बेटा। जब बाय चांस इसको फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर रहे थे ना, 0.88 ही आया और ख़त्म ही हो गया, रिमाइंडर कुछ आया ही नहीं, है ना। काम ही बढ़िया हो गया हमारे लिए ये तो, ये वाला। अच्छा जी, ये आपकी डबलिंग होगी, ये भी होगा, ये भी होगा। ये बेटा सब्ट्रैक्शन करी अब आपा ने। सब्ट्रैक्शन भी बहुत ध्यान से करना, सब कुछ ना ये मत सोचना कि यहीं रखे रखाए कर देंगे, नहीं, गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हम सबकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई होती। तो साइड में रफ वर्क बना के, जैसे मैंने करा, लाइन लगाई, यहाँ कर लेना। सब्ट्रैक्शन कैसे करोगे, 2.556। अब आपकी मर्जी है, इसको चाहे 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते, चाहे इतना ले लो, इंटू 5 स्क्वायर रूट के अंडर नहीं है, ध्यान रखना, बाहर को है वो। अब 2 पॉइंट, इसको हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं कर रखी, कहीं और कर दी होगी ना। नहीं, पहले तो सच इसको पहले उसका रूट तो निकालोगे ना, क्योंकि वो तो स्क्वायर रूट में है। स्क्वायर रूट निकाल के कितना आ गया उसका, 1.598 इंटू 5। अब जो ये था बेटा, ठीक है, चाहे 8 हटा दो तो भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे लगा रहने दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया जी, 1.598 इंटू 5 को 7.99 आंसर आ गया। और बुक में आ रहा जी 7, बुक में बेटा बस थोड़ा सा इतना आ रहा है, क्योंकि मैंने किया है एज्यूम्ड मीन मेथड से। हो सकता है उनका जो आंसर है एक्चुअल से, यानी कि फर्स्ट मेथड से भी हो सकता है, लास्ट से भी हो सकता है। मैंने करा है जो बुक में स्टैंडर्ड एविएशन का कॉन्टिन्यूज सीरीज का सेकंड नंबर मेथड है, सेकंड वाले से किया। ठीक है, एज्यूम्ड मीन से, क्योंकि फर्स्ट वाले से नहीं करा मैंने, थर्ड वाले स्टेप डेविएशन से नहीं करा, तो शायद इसलिए डिफर कर रहा है बस। ठीक है जी। अच्छा जी, ये कंप्लीट कितना आया था, कोई बात नहीं, इसको तो हमारे पास आया था 1.59862। 2 या 3 प्लेसेस तक लगा लो, 2 तक अच्छा लगता है बस, 2 से तो कम कभी भी नहीं लगाने, 3 लगा लोगे और थोड़ा सा सुंदर लगता है। ठीक है जी, हो गया, ये काफ़ी लेंथी आ रहा था, बेसिक बात है ये। बस बेटा थोड़ा सा ये ध्यान रखना, पर गलत नहीं माना जाएगा फिर भी क्वेश्चन आपका, अगर हल्का सा फर्क भी आ रहा है ना, क्योंकि फ्रैक्शंस में फ़र्क है। देखो ये होती है माइनर, ये नहीं सॉरी,
ये होती है मेजर मॉडिफिकेशन, ये होती है माइनर मॉडिफिकेशन। ठीक है, मेजर मेन वैल्यू में, मेन तो नहीं ना हमारा गलत आया, मेन तो 7 का 7 ही आ रहा है ना, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं। ये माइनर मॉडिफिकेशन, जैसे फ़ोन के हमारे है ना, एप्पल के, वीवो वगैरह के, ओप्पो के वर्जन आते हैं ना मार्केट में, कई बारी तो वो मेजर वर्जन में चेंज किया होता है, कई बारी माइनर में। तो ये माइनर का मतलब थोड़ा सा फ़र्क है, कोई इसको कोई ज़्यादा नहीं। कभी मेरे से सेटिंग करके अगर दोबारा से निकाल पाई ना मैं एक्चुअल से, कभी ना कभी इसी वीडियो को दोबारा से दूसरे मेथड से भी कोशिश करूँगी अपलोड करने की। ठीक है, क्योंकि बच्चे एक्चुअली मेरे को भी अच्छी फीलिंग नहीं होती जब मेरा ना आंसर ना मिले। मैं बहुत एफर्ट्स करती हूँ, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करती हूँ कि मेरा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट मिलना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी फिर मैं ट्राई करूँगी। अभी फ़िलहाल हम कंटिन्यूटी में चलते हैं। 25वां आ गया बेटे, अब इसी के बाद मैं फटाफट से 26th भी मैंने हल करके, ठीक है जी, 26 भी करके, और 27 का थोड़ा सा करा हुआ, 27 का ना, कोई बात नहीं, जैसे जैसे होते जाते हैं मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है बेटा, और जी इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 25th, अगर किसी बच्चे ने ना बेटा, कोई स्टूडेंट निकाल लेता है एक्चुअल मीन मेथड से और उनका एक्यूरेट आंसर आ जाता है, मेरे को प्लीज़ कमेंट में लिख देना। ठीक है, फिर मैं भी अपने पास निकाल लूँगी। ठीक है जी, अपने पास फाइंड आउट कर लूँगी एक्चुअल के साथ ही। चलो, थैंक यू बेटा। 25th नंबर क्वेश्चन लर्निंग बाय डूइंग का कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।